अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर 19 स्टार्ट कर दिया है जी हमने। तो उन सब ख़वातीन व हज़रात से बहुत माज़रत जो बारिश की वजह से बहुत कोशिश करने के बावजूद अपने घरों में महसूर होकर रह चुके हैं। उनका दर्द दुख हम समझते हैं, लेकिन क्या करें, आई कैब ये नहीं समझता। आई कैब ने अपने पेपर नहीं डिले कर देना कि आज बारिश हुई बच्चे नहीं आ सके। आई कैब ने पेपर को आसान नहीं कर देना कि एक दिन बारिश हुई थी बच्चे नहीं आ सके थे, तो वो उतना नहीं पढ़ा था। तो आप लोगों के लिए मैं ये लेक्चर अपलोड करवा दूँगा। हम तुसी ना नस जाना। चलो जी चलो, अपलोड हो रहा है, चलो जी चलो। और मैसेज खबर किसी ने मोबाइल निकाला तो कोई मोबाइल नहीं निकालेगा, सारे मोबाइल अंदर रख लें, कोई खबर देने की ज़रूरत नहीं है। जो आने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें आने दें। अच्छा जी, हमने ये सवाल शुरू किया था जी। गैलेक्सी लीजिंग हैज़ लीज्ड सर्टेन इक्विपमेंट, लेसर का सवाल था, तो इसको कंप्लीट करते हैं। इसकी हमने जनरल एंट्रीज तो कर ली थी, अब हम इसके अंदर इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बना लेते हैं। इसका नोट आज बना लेंगे लेसर का। एक और सवाल लेसर का करके फिर लेसर को ज़रा ब्रेक लगा के थोड़ा लेसी की तरफ जाएंगे, वो भूलना ना जाए हमें, ठीक है। तो काम तो हमने जो करना है वो करना ही है अब, ठीक है ना। बारिश में तो फिर गुजारा करना पड़ता है। तो गैलेक्सी लीजिंग हैज़ लीज्ड सर्टेन इक्विपमेंट टू डेयरी प्रोडक्ट्स ऑन 1 जुलाई 13। In respect following information is available. Cost of equipment 28.69, amount received down payment थी 3 million, annual एरियर वाले 4 कराए थे 7.8 मिलियन के, GRV आ रही थी, इसका मतलब ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफ़र। और GRV हो, PO हो, पेनल्टी हो, ये 3 चीज़ें हमने देखी थी। इसको हम लीज टर्म के एंड पे प्लॉट करते हैं। फिर यूजफुल लाइफ सवाल के अंदर गिवन थी 5 साल, लेकिन चूँकि ओनरशिप ने ट्रांसफ़र नहीं होना तो हमने शॉर्टर को यूज़ किया था। याद है कुछ बातें, ठीक है। एंट्रीज़ आज मैं नहीं कर रहा, ये एंट्रीज़ हमने कर ली थी, लेकिन स्केजुअल दोबारा बनाना पड़ेगा। चाहे हम इनकम स्टेटमेंट, उन्होंने सिर्फ नोट मांगा हुआ है, लेकिन हम इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट के साथ नोट भी बनाएंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं जी काम। वर्किंग नंबर 1, लीज पेमेंट्स को हमने कहा था कि नाम बदल दिया है हमने इसका, और लीज पेमेंट्स को हमने क्या कहना शुरू कर दिया था, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। जी, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में डाउन पेमेंट कितनी है, 3 मिलियन थी। फिर 7.8 मिलियन के 4 कराए थे, और फिर गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू कितनी थी, 5। तो टोटल क्या बना था जी, 39.2। फिर जो हम निकाला करते थे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स, वही काम करते हैं, लेकिन नाम लेसर के सवालों में इसका बदल कर हम कर देते हैं नेट इन्वेस्टमेंट। क्योंकि हमने पहला सवाल किया था ना लेसर का स्टार्ट, इसलिए ज़रा दोबारा लिख दिया। अब आइंदा से नहीं लिखेंगे, याद रहेगा आपको इंशाल्लाह। अब इस 3 को डिस्काउंट कर लेते हैं, नहीं करना, ठीक है। अच्छा, डिस्काउंटिंग के लिए ही तो आपको कहा हुआ है कि बेहतर क्या है, स्केजुअल के अंदर पहले 2 कॉलम्स बना लिया करें, डेट और इंस्टॉलमेंट वाला कॉलम। इससे आपको हेल्प मिल जाती है डिस्काउंटिंग में। टाइमलाइन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, टाइमलाइन में टाइम वेस्ट होगा। ये काम तो करना ही है, इसको कर लें। हमारा दोस्त कहाँ है, बारिश की वजह से नहीं आया, अलग अलग जगह से आते हो, तो वो कहाँ से आता है, जिना हॉस्पिटल के पास से आता है। और आप तो आप तो दूर से आते हो। तुम आओ कल, लेक्चर तुम देख लोगे यूट्यूब पे, आओ कल, तुम देखता हूँ मैं तुम्हें जी। यकम जुलाई 2013 पर लीज स्टार्ट होगी, और पहली लाइन तो खाली होती है, आपको पता है। और 1 जुलाई 13 पर ही हम 3 रुपये की डाउन पेमेंट कर देंगे। अब एनुअल रेंटल्स एरियर में है, एनुअल हैं और एरियर हैं, तो फिर 30 जून 2014 पर 7.8, फिर 30 जून 2015 पर 7.8, फिर 30 जून 2016 पर 7.8, और 30 जून 2017 पर भी 7.8। इस दिन हमने क्या करना है, इस दिन हमने इधर लिख लेता हूँ जी 7.8
प्लस 5 कितना, जिसमें हमने क्या कहा था जी, ये क्या है, रेंटल है, इंस्टॉलमेंट है, और ये क्या है, जीआरवी। तो जीआरवी हो, पीओ हो या पेनल्टी हो, उसको लीज टर्म के एंड पे प्लॉट करते हैं। तो ये लीज टर्म का एंड ही था, हम ले आए इसको। ये इस दफ़ा रेंटल के साथ इकट्ठा हो गया। एडवांस का सवाल होता तो ये अलग पड़ा होता 5, ठीक है। अब ये 3 यकम जुलाई पे पड़ा है। हमें नेट इन्वेस्टमेंट यानी पीवी ऑफ एलपी चाहिए किस दिन होती है, यकम जुलाई को ही, ठीक है। आने वाले तो यूँ आते हैं, वैसे आम दिनों में छुट्टी करता है ये, बारिश में आ गए जी। तो नेट इन्वेस्टमेंट यानी पीवी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो किस दिन निकालनी है हमने, जिस दिन लीज का स्टार्ट है, यानी यकम जुलाई 13 पे। अब ये सामने आ जाने से फ़ायदा क्या हो गया, नज़र आ रहा है, ये 3 तो यकम जुलाई 13 पे ही पड़ा है, इसको तो हमने डिस्काउंट नहीं करना। बाकी ये 7.8 1 है, 2 है, 3 है और 4 हैं, चारों करो, इसको अलग से फिर करना पड़े, क्या ज़रूरत है। 7.8 4 दफ़ा आ रहा है, चारों हैं आगे, यानी कि एरियर में है ना। पहला 7.8 भी 1 साल के बाद है, ये दूसरा उसके बाद, तीसरा उसके बाद। और चूँकि एक से ज़्यादा रेंटल्स हैं, एक जैसे हैं और एक ही इंटरवल से हैं, 3 चीज़ें याद है ना, एनविटी का फॉर्मूला लगाने के लिए क्या ज़रूरी थी, एक रेंटल एक से ज़्यादा हों, एक जैसे हों और एक जैसे इंटरवल से हों, तो हम एनविटी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो 7.8 पर एनविटी का फॉर्मूला लग सकता है। रेट सवाल के अंदर क्या गिवन है, शुक्र है सीधा सीधा है, 14%, वो नहीं है ना 15.75895, पता नहीं क्या था वो, याद है 1.14 रेज टू पावर। ये कितनी दफ़ा आ रहे हैं, तो ये -4, कभी ईयर्स नहीं रखने आपने, ये कभी जो है वो मंथ्स भी हो सकते हैं, क्योंकि जितनी दफ़ा ये 7.8 आना है, ठीक है। ये क्वार्टर्स भी हो सकते हैं, ये सेमी एनुअल भी हो सकती है इंस्टॉलमेंट। तो आपने -n क्या करना होता है, जितनी दफ़ा 7.8, यानी जितने 7.8 को आपने डिस्काउंट करना है। अगर यही एडवांस का सवाल होता तो एक 7.8 यहाँ से निकल जाता, तो फिर कितने रह जाते, 3, तो वो 3 को डिस्काउंट करना, ठीक है। और एक बात याद रखना, आगे काम आएगी, अभी तो उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। एनविटी के फॉर्मूला की खुसूसियत ये है कि वो सारी जो इंस्टॉलमेंट्स हैं उनको एक पीरियड, इमीडिएटली एक पीरियड पीछे ला के छोड़ देता है। यानी ये 7.8 है या ये है या ये है या ये है, ये सब के सब यहाँ पे आ जाएंगे, यानी यकम जुलाई 13 पे। यही तो हम चाह रहे होते हैं, ठीक है। आगे काम आएगी ये बात, फिलहाल तो बस ऐसे ही मैंने बोल दिया। 0.14, उसके बाद ये 5 को सिंपल डिस्काउंटिंग 1.14, कितने पीरियड पीछे लाना है, 4। आंसर इज 48. मैं भी कहूँ 48 जी, 20.6 में, ठीक है जी। अच्छा, अब मुझे बताएं, आपको इंटरेस्ट निकालना सिखाया था, इंटरेस्ट कैसे निकाला करते थे, लीज पेमेंट और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट का डिफरेंस याद है कुछ। तो यही चीज़ें नाम बदल के ग्रॉस इन्वेस्टमेंट नेट इन्वेस्टमेंट किया हुआ है ना। बड़े दिन हो गए इंटरेस्ट, आज निकाल लें दोबारा, भूल ना जाएं आप, आज यूज़ भी होगा इंशाल्लाह कहीं ना कहीं। खैर छोड़ें, इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट 39.2 माइनस नेट इन्वेस्टमेंट 28.69, आंसर इज 10.5। अब मेरा सवाल, ये इंटरेस्ट जीएलएल वाले इस दिन अर्न कर चुके हैं, क्या ख्याल है, एसेट लेसी को देते ही ये इंटरेस्ट लेसर ने अर्न कर लिया है। तो पहले क्यों ऐसे ऐसे कर रहे थे भाई, इंटरेस्ट का मैंने आपको बताया था ताल्लुक होता है वक्त गुजरने के साथ। ये जितना अरसा गुजरेगा ये इंटरेस्ट कमाते जाएंगे, लेकिन डे 1 पे खड़े होकर ये सारे का सारा इंटरेस्ट क्या है, अनअर्न्ड। क्या है ये, अनअर्न्ड। तो इसका नाम आज हमें पता लगा कि ये होता है अनअर्न्ड इंटरेस्ट। डे 1 पे खड़े होकर ये क्या है, ये क्या है, कौन सा इंटरेस्ट है, अनअर्न्ड, अभी अर्न नहीं किया। यानी अगर आज लेसी एसेट वापस कर दे तो जुर्माना डाल सकते हैं, आप डालें, एसेट के पैसे लेने आप, मतलब एसेट के पैसे, वो क्या कहेगा, वो कहेगा जी पकड़ो एसेट, ठीक है, तो एसेट वापस आ गया, तो क्या आप कहोगे इंटरेस्ट दे, इंटरेस्ट नहीं देगा। क्यों, क्योंकि उसने अभी कोई वक्त नहीं गुजारा था, ठीक है, अनअर्न्ड था।
कोई जुर्माना हो वो अलग बात है। 1 साल गुजर जाए, लेसी एसिड वापस कर दे तो 1 साल का इंटरेस्ट लेने के लिए ये जो है वो एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस वक्त ये इंटरेस्ट क्या है, अनअर्न्ड, याद रहेगा। चल इसको मैं ऐसे ना लिख लूँ, उधर से जगह ही बच जाए ज़रा। 7.8 + 5, ठीक है जी। ये क्या था, रेंटल, और ये क्या है, GR। चले जी, तो ये काम वैसे हमने किया हुआ था, आज वैसे ही इस पर फिर टाइम लगा दिया। चले कोई नहीं, जो होना था वो हो गया। अब फटाफट स्केड्यूल मुझे पूरा करवा दें। प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और बैलेंस। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, नेट इन्वेस्टमेंट। ये लिख लिया करो ताकि याद रहे आपको। लेसी के सवालों में स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, पीवी ऑफ एलपी, और लेसर के सवालों में फिलहाल एक जैसी चीज़ ही चल रही है, मसला तो कोई नहीं है, लेकिन बहरहाल स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, नेट इन्वेस्टमेंट। और नेट इन्वेस्टमेंट ये पड़ी है आपके पास कितनी जी, 28.69, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कितना इंटरेस्ट आएगा, कोई वक्त नहीं गुजरा, इधर देखा करो, कोई वक्त गुजरेगा इंटरेस्ट सिर्फ तभी आएगा। तो सारे का सारा क्या है, प्रिंसिपल, 14% इंटरेस्ट रेट है, 14% लगाते जाओ बैलेंस के ऊपर, प्रिंसिपल अमाउंट पे 3.59, 4.21, 48, 14% 21.48 पे लगाओ, 3.00, वैसे कोई ज़रूरत नहीं थी, 4.80। ये मैं 2 डेसिमल में इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि सवाल ने 2 डेसिमल दिखाए थे ना, तो हम भी उसी में चले जा रहे थे जी। नेक्स्ट 2.33, 47, 21, 1.59, 11.21। ये राउंड किया हुआ है ना, पॉइंट हो गया पूरा 0, मतलब आपने राउंड कर दिया था ना, कोई बात नहीं, ये हमने बना लिया था, कल बना लिया था, कोई मसला तो नहीं था इसमें। फिर इसकी हमने क्या कर ली थी, जर्नल एंट्रीज भी कर ली, ठीक है। चलें अब रिक्वायरमेंट को छोड़ें, आप इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बना लें मेरे साथ मिलके, ठीक है। तो इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बना देते हैं, दोनों साल की बनाते हैं। कल कौन कौन से 2 साल की एंट्रीज की थी, 13 और 14 की, तो इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट भी 13 और 14 दोनों साल की बना लेते हैं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेते हैं जी, अंग्रेजियाँ आप लिख लिया करें, GLL, प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सट्रैक्ट्स हैं, ठीक है जी। दो 31 दिसंबर है, 30 जून है, 30 जून 2013 और 14, तो 30 जून 2014 और 30 जून 2013। लेसर है लेसी है, लेसर है लेसी है, लेसर है तो इंटरेस्ट एक्सपेंस आएगा इसकी बैलेंस शीट में, इंटरेस्ट एक्सपेंस आएगा। वो बच्चे कम हैं तो आवाज़ भी कम है, क्या ईयर एंड गलत है, जो आपने कहना है। मैंने आपसे कहा किस किस साल की एंट्रीज की, आपने कहा 13-14 की, मैंने कहा उसी के साल बना लो, मैंने उधर नहीं देखा जी, 2014 और 15 कर लें जी, कोई मसला नहीं। अच्छा मैं इधर लड़ाई लड़ रहा था, आप वो लड़ाई लड़ रहे थे, मैं पूछ रहा हूँ कि ये इंटरेस्ट एक्सपेंस इसकी बैलेंस शीट में आएगा या इंटरेस्ट इनकम, ये लेसर है, इसने एसेट दिया है उधार पे, 28 का खरीद के दे दिया किस्तों पे, और ओवर द लीज टर्म 4 ईयर्स के ऊपर वो जाकर 39 ले रहा है, यानी 10 रुपये बीच में इंटरेस्ट अर्न कर रहा है, ये इसकी इंटरेस्ट इनकम है। तो लेसर का सवाल है तो इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं आएगा, इंटरेस्ट इनकम आएगी। घर बैठे हो तुम लोग, चलो रोज़े खा रहे हो जी, तो इंटरेस्ट इनकम 30 जून 2014 वाले साल की इंटरेस्ट इनकम नज़र आएगी, ये 2 उंगलियों की मदद से इधर, 1 जुलाई 13 से 30 जून 14 तक के साल का इंटरेस्ट 30 जून 14 के सामने ही नज़र आ रहा है, और वो है 3.59, क्योंकि उसी दिन पे हो गया ना, तो इसीलिए पेएबल भी नहीं होगा। ये 3.59 क्या आ गया जी, इंटरेस्ट इनकम,
ठीक है जी, मैं भी लेस ही करा रहा था ना काफ़ी दिन से जी। नेक्स्ट, अगले साल में आए तो 30 जून 15 का इंटरेस्ट जो है ये यकम जुलाई 14 से 30 जून 15 तक का, ये 3 रुपीज़ का, ये 30 जून 15 के सामने ही नज़र आ रहा है। उसके बाद आएगी डेप्रीसिएशन, कहाँ से आएगी? एसेट ही नहीं रहा, ठीक है। सब्सटेंस ओवर फॉर्म लेसी के सवाल में याद होगा आपको पढ़ाया था, ये एक टाइप ऑफ लीज है। कल तो यूजीआरवी की बात इंशाल्लाह करेंगे, परसों इन टाइप्स पे चले जाएंगे या शायद कल ही कर लें। ये लेसर की एक टाइप ऑफ लीज है जिसमें लेसर अपनी किताबों से एसेट निकाल देता है। तो जो मैंने वहाँ पे आपको पढ़ाया था सब्सटेंस ओवर फॉर्म, वो क्या कहता था कि जी लेसी के पास ही एसेट है, क्योंकि लीगल फॉर्म की तरफ ना जाए, वो तो सिर्फ इंस्टॉलमेंट्स के लिए है, एसेट इसी के इस्तेमाल में, सब्सटेंस को देखें। तो वो अपनी किताबों में एसेट रिकॉर्ड करता था, वही वाली लीज इसकी किताबों में क्या हो रही है, वो अपनी किताबों से इस एसेट को निकाल रहा है, ठीक है। ओके, तो इंटरेस्ट इनकम आ गई, डेप्रिसिएशन नहीं आएगी। उसके बाद जी जीएलएल, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, इसके एक्सट्रैक्ट्स बना लेते हैं। 30 जून 2015, 30 जून 2014। सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स में आएगा राइट ऑफ यूज़, अच्छा पीपीई आएगा, दोनों ही नहीं आएंगे। राइट ऑफ यूज़ तो आता है लेसी की किताबों में, और पीपीई तब होता जब इसके पास ही एसेट पड़ा होता। इसने तो एसेट खरीदा और फिर किताबों से निकाल दिया, लेसी को दे दिया, हाँ, लेकिन इसने उधार पे एसेट दिया है और रिसीवेबल बुक किया था। कल जब एंट्रीज की थी तो इसने क्या एंट्री की थी, एसेट क्रेडिट करके उधार पे दे दिया ना। अब उसने पैसे किससे लेने थे, लेसी से, तो एंट्री क्या की थी, एसेट क्रेडिट करके लीज रिसीवेबल डेबिट, लीज रिसीवेबल डेबिट। और अगली बात, ये रिसीवेबल क्या सारे का सारा अगले 1 साल में आ रहा है, क्या सारे का सारा 1 साल के बाद आ रहा है, कुछ 1 साल के अंदर अंदर, कुछ उसके भी बाद। तो वही वाला काम है, बस वहाँ पे लीज लाइबिलिटी को करंट नॉन करंट में हम तोड़ रहे थे, यहाँ पे लीज रिसीवेबल लेसर लीज मिक्स ना हो और भूले ना अगला, इंशाल्लाह अभी दोबारा से 1-2 सवाल इसके करके वापस चले जाएंगे। लीज रिसीवेबल आएगा और करंट एसेट्स के अंदर करंट पोर्शन ऑफ लीज रिसीवेबल, करंट पोर्शन ऑफ लीज रिसीवेबल। और अगर एडवांस का सवाल होगा कल शायद, तो फिर उसमें इंटरेस्ट रिसीवेबल भी आएगा, जैसे उसकी किताबों में इंटरेस्ट पेएबल आता था, लेकिन ऐसा यहाँ पे फ़िलहाल नहीं है, ठीक है। तो वही उसूल है जी, हमारा साल है 30 जून 15, बैलेंस शीट बनानी है, जैसे वहाँ पे लीज लाइबिलिटी के लिए लाइन चाहिए थी, यहाँ पे लीज रिसीवेबल के लिए चाहिए, ठीक है। तो 30 जून 2015 हमारा साल है, 14, तो 30 जून 14 के साल के नीचे आखिरी पेमेंट के नीचे लाइन लगाई, और ये रिसीवेबल अगले 12 महीने में रिसीव हो जाएगा, और ये उसके भी बाद रिसीव होगा, तो करंट पोर्शन और नॉन करंट पोर्शन, तो 4.80 करंट पोर्शन हो गया, नॉन करंट 68। और 15 में आएंगे तो 15 के नीचे लाइन लगा लेंगे, 5.47 करंट और 11.21। तो कुछ भी नया ना हुआ ना, बस सिर्फ रुख बदला है, थोड़ा सा ध्यान से देख रहे हैं आप, तो आराम सुकून से चलते जा रहे हैं आप, आपको समझ आ रही है इंशाल्लाह जी। 5.47, बस छुट्टी नहीं करनी, 11.21, इसीलिए तो मैं वो करने लगा हूँ अपलोड। अब क्या करूँ, छुट्टी एक भी हो जाए ना तो बहुत इंटरलिंक्ड चीज़ें हैं इस लीज के टॉपिक के अंदर, तो बहुत गड़बड़ हो जाती है जी बच्चों। चलें आगे, 30 जून 2014, थोड़ा सा ज़रा जगह मैंने सेव कर ली थोड़ी सी और। अच्छा जी, अब
आज की नई चीज़, वैसे ये भी नई चीज़ ही थी, कोई मसला है इसमें तो बताएं, ये रिक्वायर्ड नहीं था वैसे, ठीक है। अच्छा जी, अब ऊपर आपने हेडिंग देनी है, ज़रा मैं चाह रहा हूँ कि मैं ऐसे सीधा सीधा ही सारा नोट बना लूँ, तो इसलिए मैं ऊपर हेडिंग नहीं देना चाह रहा। आप लोग अपनी किताबों में, कॉपियों में, रजिस्टर्स में हेडिंग दें, GLL नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड। जो सबसे ज़्यादा मुश्किल है वो ज़ाहिर है, जितना ज़्यादा पहले चले जाएँ चीज़ें उतनी ज़्यादा आ रही होती हैं ना, तो आप जो है वो पहले के 30 जून 14 का ही बना देते हैं, ठीक है। तो हेडिंग बनाएं, GLL नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2014, और नोट का कोई नंबर दे देते हैं, 7 दे देता हूँ मैं। और आज नाम पे ज़रा गौर कीजिए, और सिर्फ नाम पे गौर करके लिख लीजिए, कुछ चेंज आई है आज। अब ये कौन सी लीज़ होती है, जाहिर है जब बताऊंगा दूसरी किस्म की तभी इसका पता लगेगा ना। फ़िलहाल तो जो पढ़ रहे हैं उसका नाम ये है, ठीक है, फाइनेंस लीज़। हेडिंग शेडिंग बना लें, जल्दी करें। जी 7.1 में क्या लिखोगे, आपके ख्याल में क्या होना चाहिए भाई? अंग्रेज़ी बतानी है थोड़ी सी, ठीक है। द कंपनी हैज़ एंटर्ड इनटू आ, ऐसी 2-4 बातें लिख दो। द कंपनी हैज़ एंटर्ड इनटू अ लीज, रेंटल्स आर इन एरियर, इंटरेस्ट रेट इज, मतलब कि बस थोड़ा सा बताना है एग्जामिनर को कि यार हमें पता है जनरल डिस्क्रिप्शन देनी होती है लीज के नोट के अंदर, बस लिख दी 2-3 बात। रेंटल्स आर इन एरियर लिख दिया मैंने, वैसे मैं इनको रेंटल्स आर पेएबल इन एरियर भी लिख देता तो गलत नहीं था, पेएबल भी लिखता तो गलत नहीं था। ये तो कह रहा हूँ ये लीज, ये नॉर्म है, लीज रेंटल पेएबल, ये एग्रीमेंट में लिखा होता है। पेएबल बाय लेसर होते हैं, लेसी होते हैं, तो वही रिसीव करता है लेसर, इसलिए तो लीज पेमेंट ही कह रहे होते हैं उर्फ आम में। लीज पेमेंट लेसी पे करता है, लेसर रिसीव करता है, लीज पेमेंट। तो खैर मैंने इसीलिए लिखा ही नहीं है लव्स पेएबल, ताकि आप कहो और मुझे रिसीवेबल करना पड़े। मैंने लिख ही क्या दिया, रेंटल्स आर इन एरियर, को मसला, मैंने तो जान छुड़ा ली ना। उसके बाद जी 7.2 वही मैच्योरिटी एनालिसिस, ऐसे ही सर कल ही करवा देते, अगर ऐसे ही था तो कल ही हो जाता। ये क्या, ये तो वैसे ही चल रहा है, बिल्कुल वैसे ही चल रहा है फिलहाल। तो मैच्योरिटी एनालिसिस क्या है, बिल्कुल वही है, कॉन्ट्रेक्चुअल अनडिस्काउंटेड कैश फ्लोज। पूरा लिखना भूल ही ना जाएं आप, मैंने आज पूरा लिखना है, अनडिस्काउंटेड कैश फ्लोज, कॉन्ट्रेक्चुअल अनडिस्काउंटेड कैश फ्लोज। जी तो 30 जून 2014 का नोट बना रहे हैं, लाइन हमें चाहिए होती है नोट में भी इस मैच्योरिटी एनालिसिस के बनाने के लिए, और लाइन हमारे पास मौजूद है, ठीक है। लेकिन हम नोट के इस मैच्योरिटी एनालिसिस वाले पोर्शन के लिए कौन से 2 कॉलम्स को यूज़ करते हैं, सिर्फ ये 2। ये हम रिसीव कर चुके हैं, लीज रिसीवेबल्स की बात हो रही है ना। वो लीज पेमेंट्स दिखाता था अपने यूज़र्स को कि हमने अगले 1 साल में इतने पे करने हैं, 2 साल में इतने, 3 साल में इतने। ये अपने यूज़र को क्या दिखा रहा है, वही रिसीवेबल कह के कि हमने अगले 1 साल में इतने, 1 साल के बाद 2 साल के अंदर अंदर इतने, 2 साल के बाद 3 साल के अंदर अंदर इतने इतने लीज की मद में रिसीव करने हैं पैसे, ठीक है। तो फिर वही यहाँ पे खड़े हैं आप, ये आप है, ये आप है, और बारिश पड़ रही है ऊपर, घर में बैठे हैं बच्चों पे, मतलब घर में बैठे हैं इसलिए बारिश नहीं पड़ रही, इसलिए तो आए नहीं, ठीक है। तो ये आप लोग बैठ के अब यहाँ पे 30 जून 14 पे नोट बनाने लगे हैं। तो 30 जून 14 पे खड़े होकर 1 साल के बाद, लेकिन 2 साल के, मतलब 1 साल के अंदर अंदर कितना है 7.8, फिर 1 साल के बाद 2 साल के अंदर अंदर, फिर 2 साल के बाद 3 साल के अंदर अंदर। तो ये बस दिखाना है जैसे पहले दिखा रहे थे आज तक, ठीक है। तो <less than 1 year,
कितना है जी? 7.8। फिर 1 to 2 years 7.8। फिर 2 to 3 years 7.8 प्लस 5। ऐसे लिख लिया मैंने, हालांकि उधर हुआ पड़ा था, लेकिन फिर भी कुछ याद करवाने के लिए। ये कितना हो गया? 12.8। जी बच्चों, कोई मसला? कोई मसला? इस टोटल पेट्रोल करो पहले। ये 28.4 टोटल जो है, इसका नाम होता है टोटल लीज रिसीवेबल। क्या नाम होता है जी? टोटल लीज रिसीवेबल, यानी लीज की मद में टोटल रिसीवेबल हमारा कितना है इस वक्त? 28.4। ठीक है बच्चों। अब सवाल ये पैदा होता है कि लीज की मद में टोटल रिसीवेबल तो 39.2 था, ये तो फिर गलत नहीं हो गया? 39.2 लीज के स्टार्ट पे था रिसीवेबल, अब कुछ उसमें से रिसीव कर लिया ना, तो एज ऑन 30 जून, इसके ऊपर आपने क्या लिखा हुआ है? फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2014, तो 30 जून 14 तक कुछ रिसीव हो गया है ना, तो 30 जून 14 पर ये टोटल लीज रिसीवेबल है। यहाँ तक कोई मसला है तो बताओ, बोलो। अच्छा, अब ये जो 28.4 है जी, इससे अब आगे बात बढ़ेगी। ठीक है, इसने अब यूज़ होना है। ये क्या है दोबारा बोले, ये क्या है? टोटल लीज रिसीवेबल्स। टोटल कितना थे? सॉरी, 28.5 इनका टोटल किया। ये क्या है? जो अगले कुछ अरसे में, लीज के पूरे अरसे के अंदर हमने रिसीव करने हैं, टोटल लीज रिसीवेबल। अच्छा, अब नई चीज़ क्या है? नई चीज़ है जनाब, एक रिकॉन्सिलिएशन बनेगी। रिकॉन्सिलिएशन का स्टार्टिंग पॉइंट यही है, 28.4। अच्छा जी, रिकॉन्सिलिएशन का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा हमेशा? टोटल लीज रिसीवेबल। ठीक है, जो पहले स्टेप में निकला ना मैच्योरिटी एनालिसिस में, एज इट इज़ वही फिगर आपने उठा के यहाँ लिख लिया करनी है। कितनी जी? 28.4। इसका मतलब मैं इसके नीचे लाइन लगा देता हूँ, इसको तो मैंने ना यूज़ किया नीचे। ठीक है, मतलब इसको टोटल में तो नहीं ना ऐड किया, इसको उठा के वैसे ही लिया है। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो गया जी रेकन्सिलिएशन का? टोटल लीज रिसीवेबल्स। इसके अंदर हम ऐड किया करेंगे अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। अब ये क्या होती है, ये कल पढ़ेंगे तो पता लगेगा। फिलहाल तो मैं सिर्फ फॉर्मेट पूरा करवा रहा हूँ ताकि फॉर्मेट का हिस्सा तो बता ले। ठीक है, तो अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू हमारे सवाल में गिवन नहीं है। तो इन दोनों का जब टोटल किया करेंगे, जो क्या होती है अनगारंटीड, ये आपको थोड़ा ही बताया हुआ है। इसका जब टोटल किया करेंगे तो ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बनेगी। ठीक है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट 28.4। आज नहीं है यूजीआरवी, जब आएगा तो फिर इंशाल्लाह यहाँ पे आ जाएगा। बस याद ये रखना है अभी आज के लिए सिर्फ इतना कि जो जीआरवी होगा वो लीज रिसीवेबल के अंदर यहाँ पर ऐड होगा, यहाँ यूजीआरवी नहीं होता। क्योंकि यूजीआरवी अब कल बताऊंगा ना, असल में तो यूजीआरवी लेसी से नहीं लेना लेसर ने, वो बाहर बेच के लेना होता है। तो लेसी से आने वाले पैसे तो सिर्फ ये हैं, इसमें लीज रेंटल्स आ रहे हैं और जीआरवी आ रही है। ठीक है, और हाँ एक बात जो कल करना शायद भूल गया था, यहाँ पे लिखा हुआ है जीआरवी 5, और ऐसी कोई बात नहीं की हुई कि लेसी सोचो लेसर सोचो। मतलब जीआरवी की जो डिस्कशन लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से की थी ना, सोचो वाली, वो सिर्फ लेसी की ही है। लेसर के सवालों के अंदर जीआरवी जो एग्रीमेंट में लिखी हुई है हमने वही लेनी है। बेशक स्टार लगा के लिख लो, मुझे लगता है कल शायद किसी ने सवाल नहीं किया, मैंने भी नहीं बताया, चलो आज बता रहा हूँ। ठीक है, तो जीआरवी को स्टार लगा के लिखो। लेसर के सवालों में जो जीआरवी सवाल में ब्रैकेट में एग्रीमेंट वाली जो
GRV लेसर के सवालों में जो GRV सवाल में ब्रैकेट में लिखो एग्रीमेंट वाली, सवाल में गिवन होगी वही लेनी है। लेसर के सवालों में GRV जो सवाल में लिखी हो वही लेनी है। ओके, आगे लिखना मत, आगे ज़बानी कह रहा हूँ। वो सोचो वोचो वाला काम लेसी के लिए है, ठीक है, सही है ना, ये पक्की बात, हमेशा ऐसे ही करना है। ओके, सही है। अब आप कहोगे सर लेसी ये कर रहा था, भाई छोड़ो भाई, वो फिर एस्टीमेट चेंज उसका होगा नहीं होगा वो उसका मसला है, वैसे भी वो बाहर की बात है। बस लेसर के सवाल में ऐसे ही करना है और लेसी में जैसा समझाया वैसे ही करना है, ठीक है। वहाँ पे हम GRV लेते हैं एक्सपेक्टेड टू बी पेड बाय लेसी, और यहाँ पे हम ऐसी कोई बात नहीं कर रहे, एग्रीमेंट में लिखा गया है तो बस ये ले लेता है, ठीक है। तो GRV लीज रिसीवर्स में ऐड हुआ करेगी और UGRV इसके बाद अलग, ठीक है। अच्छा जी, अब ये जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, उधर ही ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो है, इस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के अंदर दो तरह के रिसीवेबल पड़े हैं। कोई मुझे बता सकता है वो कौन से दो तरह के हैं? एक प्रिंसिपल है, दूसरा मैं यूँ कह सकता हूँ कि एक एसेट के पैसे रिसीवेबल हैं जो हमने ख़रीद कर दिया था, और दूसरा वो जो इन्होंने इंटरेस्ट कमाना है वो भी यहीं पे। देखो ना, आज इन्होंने एसेट ख़रीदा 28 रुपये का और किस्तों पे दे दिया। अब 4 साल में इन्होंने 39 रुपये रिसीव करने हैं, जिसमें एसेट वाले भी रिसीव करेंगे ये जो असल इन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी, और उसके ऊपर जो रिटर्न इन्होंने कमाया 10 रुपये का वो भी ये रिसीव करेंगे, ठीक है। बात समझ आ रही है? तो उसी में से कुछ रिसीव हो गया, कुछ अभी रिसीवेबल है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस 28.4 के अंदर एसेट वाले पैसे भी पड़े हैं और इंटरेस्ट भी पड़ा है। इंटरेस्ट इनकम लिख देता हूँ, इंटरेस्ट इनकम भी है। अब देखें, एसेट तो असल इन्वेस्टमेंट थी, पैसे लगाए, वो वापस रिकवर करने हैं। जो लेसर का यूज़र होगा, यानी कि शेयर होल्डर कह लें, जो भी, ठीक है, लेसर का यूज़र आपके ख्याल में इन पैसों में ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा या इसमें? इंटरेस्ट इनकम है ना, वो तो एसेट पैसे, देखो आप कोई बिज़नेस शुरू करते हो तो आप कुछ पैसे उसमें इन्वेस्ट करते हो और फिर उस पर जब प्रॉफिट आता है तो असल पैसे के साथ वो लग के आता है। तो एसेट खरीद के इस लेसर ने लेसी जो दिया, तो वो पैसे जो एसेट खरीदने में लगे वो तो उसकी इन्वेस्टमेंट हो गई। अब उसने वो पैसे तो नहीं खाने होते, मैक्सिमम क्या खाएंगे? जो उसके ऊपर इंटरेस्ट कमाएंगे। तो एसेट की मद में जो पैसे आने हैं उसके साथ साथ जो इंटरेस्ट के मद में पैसे आने हैं वो दोनों इसके अंदर इकट्ठे पड़े हैं। लेकिन लेसर का जो यूज़र है वो इंटरेस्टेड होता है कि हमें ये बताओ, तुम तो कह रहे हो ना कि लीज़ की मद में 28 रुपये आने हैं, हमें ये बताओ कि इसमें से तुमने कमाई कितनी करनी है, कमाई कितनी करनी है। देखो ना, 28 तो तुमने लगाए थे भाई, ये तुमने कमाने थोड़ा ही है। 28 तुमने लगाए थे, 39 ले रहे हो, तो 28 तो तुम्हारे अपने लगे हुए वापस आए। कमाए कितने तुमने? 10। अब ये कुछ दिन गुजर गए, 2 साल 1.5 गुजर, लेट से 2 साल गुजर गए, जिस मौके भी खड़े होकर हम नोट बना रहे हैं, तो उस वक्त खड़े होकर भी कुछ पैसे रिसीवेबल हैं टोटल। इसमें कुछ एसेट वाले पैसे, प्रिंसिपल अमाउंट वो भी रहती है और कुछ इंटरेस्ट भी रहता है। तो लेसर का यूज़र क्या कह रहा है, मुझे बताओ कि कितने इंटरेस्ट की मद में पैसे अभी आने बाकी, ठीक है। तो फिर उसके लिए एक फॉर्मेट यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट सा होता है। वो फॉर्मेट ये होता है कि हम इस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से लेस कर देते हैं अनअर्न्ड इंटरेस्ट इनकम, तो उसको अनअर्न्ड इंटरेस्ट इनकम नज़र आ जाती है, सही है ना। लेस क्यों करते हैं वो भी देख लेते हैं। तो अनअर्न्ड इंटरेस्ट इनकम, अब ये अनअर्न्ड इंटरेस्ट इनकम ये कैसे निकलेगी? इधर देखो, लाइन जो है, लाइन इससे ऊपर रिसीव हो चुके, रिसीव्ड, बाद वाले रिसीवेबल, तो लाइन से ऊपर जो इंटरेस्ट आ रहा है फिर वो, अच्छा वैसे यूँ कहना नहीं, असल में एडवांस के सवाल भी आगे आ रहे हैं, लेकिन आज तक तो ये हो सकता है कि 1 जुलाई, चलें बात तैयारी उसी की ही कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एडवांस के सवालों में आपको पता है जिस साल का इंटरेस्ट हो उससे अगले साल के पहले दिन आ रहा होता है। खैर छोड़ें इसको, फिलहाल ऐसे ही देख लें।
यकम जुलाई 13 से 30 जून 14 तक का इंटरेस्ट 3.59 है। इसका मतलब 30 जून 14 वाले साल का इंटरेस्ट 3.59 इन्होंने कमा लिया है। कमा लिया है, खद्दर है, कमा लिए की, अच्छा कमा लिया है। तो ये क्या है? अर्नड। ये क्या है? अर्नड। और ये अगला सारा का सारा इंटरेस्ट क्या है? ये अनअर्नड। तो जब आप यूजर को इस दिन खड़े होकर बता रहे हैं कि टोटल इतना रिसीवेबल है 28.4, तो फिर वो भी उसमें से पूछ रहा है इसमें से इंटरेस्ट कितना है जो अभी आपने अर्न नहीं किया, वक्त गुजरने के साथ साथ अर्न होगा, तो वो ये नजर आ रहा है। तो इसका अब सोल्यूशन क्या बना? आपने अनअर्नड इंटरेस्ट इनकम में क्या लिखा? 3 प्लस 2.33 प्लस 1.59 इज इक्वल टू 6 पॉइंट। ठीक है जी, इसको माइनस कर दिया आपने और जो आपका आंसर आया वो है 21.48। देखिए देखिए फिगर लग रही है, देखिए देखिए, ओ वाओ, टणक ऐसे करके ये तो मैच कर गया। और ये क्या है? ये नेट इन्वेस्टमेंट है। ये क्या है? नेट इन्वेस्टमेंट। देखो ना, टोटल पैसों में से अगर इंटरेस्ट निकाल दो तो बाकी प्रिंसिपल अमाउंट ही बचती है। जो टोटल लीज रिसीवेबल था, मैंने कहा इसमें एसेट वाले पैसे भी हैं और इंटरेस्ट भी है। अगर आप इसमें से इंटरेस्ट निकाल दो तो बाकी क्या बचेगा? एसेट वाले पैसे, वही नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो वो इसके साथ मैच भी कर रही है। अच्छा इसको निकालने का एक और तरीका भी है। वो तरीका क्या है? ये टोटल अनअर्न्ड है, इसमें से जितना अर्न हो गया वो माइनस कर दे तो बाकी क्या बचेगा? अनअर्न्ड। तो एक और तरीका भी है इसका जी। वो तरीका क्या है? टोटल अनअर्न्ड कितना है स्टार्ट ऑफ लीज पे? 10.51। इसमें से आप माइनस कर दें जो अर्न कर लिया 3.59, तो क्या आंसर आ रहा है? 6। तो यही ये दूसरा तरीका है अनअर्न्ड के निकालने का, बल्कि यहीं पे ही निकल आएगा 10.51 माइनस 3. ठीक है बच्चों, तो ये अब लग रहा है कि ये ज़रूरत तो कोई नहीं थी भाई। लंबे सवालों में मसला बनेगा आप लोगों को। जो मिसाल के तौर पे एक सवाल है, ठीक है, उस सवाल की लीज टर्म स्केड्यूल के अंदर आप देखते हैं तो माशाल्लाह से कुछ 10, 12, 15 उसकी जो इंस्टॉलमेंट्स आ रही हैं और आपने शुरू में ही कहीं पर लाइन लगाई हुई है। अब वो आगे सारे अनअर्न्ड ऐड करने बैठ जाओगे, कितना टाइम ज़ाया होगा। तो आसान तरीका क्या है? टोटल में से कभी डाटा पूरा नहीं दिया होता, कभी बनाना नहीं पड़ता, थोड़ा स्केड्यूल से चल जाता है काम, तो ये तरीका आना ज़रूर चाहिए। ठीक है, अनअर्न्ड निकालने के दोनों तरीके आने चाहिए। पहला तरीका, जो अर्न हो गया उसको छोड़ो, जितने अनअर्न्ड पड़े हैं वो सारे उठा के ऐड कर लो। दूसरा तरीका, टोटल अनअर्न्ड में से अर्नड को माइनस कर दो, बाकी क्या बच जाएगा? अनअर्न्ड। ये कमा लिया है और ये नहीं कमा लिया है। ठीक है, कमालिया सुना हुआ किसी ने? कमालिया है, वो कमालिएगा, कमालिए क्यों आप चीचा वतनी के करीब है। तो ये कमालिया है और ये चीचा वतनी है। ठीक है, दोनों डिफरेंट हैं। ठीक है, जो कमालिया है वो नहीं है इधर पड़ा हुआ, वो तो रिसीव हो गया। रिसीवेबल जो इस वक्त है उसमें जो कमाना है अभी वो इतना है, तो माइनस कर दें तो इंटरेस्ट भी अलग प्रेजेंट हो गया। यूज़र को ये नज़र आ जाएगा कि ये अभी अनअर्न्ड है, ये कमाएंगे अगले 3 साल में। ठीक है, और ये एसेट की मद में पैसे अलग भी हो गए, मैच भी कर गया। कोई मसला है तो पूछें। क्वेश्चन होमवर्क में भी दिया था ना एक 9 प्रैक्टिस क्वेश्चन 9 किया था। कितने बच्चों ने किया? हो गया था? कोई मसला मसाइल तो नहीं आया? चलें अब उसके अंदर भी यही काम कर लेते हैं फटाफट। उसका सलूशन ही मुझे बता दो फिर। वैसे क्वेश्चन नंबर 9 था कौन से सफ़े पे? 80 जी,
एक्स वाई जी लेसर है, लीज इज इक्विपमेंट टू ABC लेसी विद अ फेयर वैल्यू ऑफ, ठीक है जी, द लीज बिगिनस ऑन यकम। मैंने कहा था ये एंट्री कर लेना जब डेट गिवन हो परचेज़ की, ना गिवन हो तो इससे बचत हो सकती है। लीज़ यकम जनवरी 5 को शुरू हुई है, 5 इंस्टॉलमेंट्स हैं, 10,000 ईच की, और एरियर में है और डिस्काउंट रेट 10% है। आपने जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर कर ली होंगी, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनानी है, और नोट ये नहीं बनाया होगा आपने, अच्छे बच्चे हैं ना कि हमने किया नहीं हुआ था क्लास में, तो चलो अब मिल के बना लेते हैं। चलो कौन सा सही सोल्यूशन है इसका, क्योंकि जो काम कर लिया वो तो आपने कर लिया ना। 109 जी, एंट्रीज आप कर रहे हैं, बाकी आप आगे जंप लगा के आ जाएं इधर। ये स्केड्यूल मुझे चाहिए जी। जी बच्चों, 31 दिसंबर 2006 की इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाना शुरू कर दें, जल्दी करें, मेरे मिटाते मिटाते बना लें, 30 सेकंड में बन जाएगी। 31 दिसंबर 2006। हवा का सिपाही हूँ, छाहीन हूँ, मिट गया। शाहीन शाह की, यार उसकी बात ना ही करो, पता नहीं क्या हुआ उसको बेचारे। अच्छा जी, जी बन गई इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट। है कोई जो बना चुका? सबसे पहली चीज़, इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं, इंटरेस्ट इनकम होगी। सवाल एरियर वाला है, और 6 की बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो 6 की बैलेंस शीट है तो यकम जनवरी 5 से 31 दिसंबर 6 तक का इंटरेस्ट, ये 31 दिसंबर 6 के सामने ही नज़र आ रहा है, 3170। ये इंटरेस्ट इनकम आ गई, एक्सपेंस नहीं, इनकम होगी इसकी। उसके बाद बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट्स में लीज़ रिसीवेबल आएगा, और करंट एसेट्स में करंट पोर्शन आ जाएगा। ठीक है, अब 31 दिसंबर 2006 के नीचे लाइन लगा दी आपने, ये करंट और ये नॉन करंट, थोड़ी इसकी प्रैक्टिस भी हो जाए ना। बस ये सवाल के बाद फिर चलते हैं लेसी पे, अब काफ़ी हो गया, फिर अब नई चीज़ तो फिर मैं करवा नहीं सकता आज, सॉरी 7513 करंट पोर्शन है, और नॉन करंट 1735। GRE वगैरह आप कल करेंगे ना, तो फिर नया कॉन्सेप्ट आएंगे, मज़ीद बढ़ाएंगे। आज फिर बदहज़मी हो जानी है, अभी आज रिम के चलते हैं। लेसी में कोई नई चीज़, लीज इंसेंटिव की बात कर लेते हैं आज, ठीक है, छुट्टी पे है ना बच्चे, नई चीज़ तो फिर उधर भी सीखें ना कुछ। अच्छा जी, नोट शोट की हेडिंग बना लें, नोट नंबर कोई भी दे दें, 9 फाइनेंस लीज, नाम बदल गया नोट का आज, और 9.1 में आप अंग्रेज़ी लिख लेना, थोड़ी अंग्रेजियाँ मार लेना। 9.2 में होता है मैच्योरिटी एनालिसिस, वही कॉन्ट्रेक्चुअल अनडिस्काउंटेड कैश फ्लोस,
ऐसे ही कर लो बस जी। अब सामने ही आपके लाइन लगी हुई है और इंस्टॉलमेंट वाला कॉलम हम नोट के लिए देखते हैं। तो 1 साल के अंदर अंदर, 1 साल के बाद 2 साल के अंदर अंदर और 2 साल के बाद 10-10 हज़ार है। जल्दी करें, आप बनाए पहले, जल्दी करें, मैं भूल गया, पहले तो आपने करना था ये, जल्दी करें। मैं चलो ये लिख देता हूँ, आसान काम है, लेकिन आप लोग बनाएं। आपको 1.5 मिनट्स दिए जाते हैं इसके लिए। बोर्ड की परली तरफ या रजिस्टर के ऊपर नकल मार सकते हैं जिनके सामने बोर्ड की परली तरफ नहीं है। शाबाश शाबाश शाबाश, रेकन्सिलिएशन खुद बना लेंगे आप इंशाल्लाह, 1 मिनट का काम है। जी निकाल लो। भाई कह रहे हैं इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ, मैं जब आऊँगा बनाने तो फिर निकाल लूँगा। भाई कह रहे हैं जी ऊपर इंटरेस्ट ही नहीं गिवन, तो आप निकालें। ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ये नेट इन्वेस्टमेंट, तो इंटरेस्ट जो कि सारे का सारा इस वक्त क्या होगा, अनअर्न्ड, वो निकलेगा 50,000 माइनस 37,908 1 2। तो ये इंटरेस्ट आप निकाल लें अगर आपको ज़रूरत पड़ता है तो। कितने बचे बना चुके? 5-7 ही हैं, जल्दी करें बाकी भी। जी बच्चों, लेस देन 1 ईयर 10,000, 1 to 2 years, 2 to 3 years 10,000 टोटल। ये आ गया जनाब टोटल लीज रिसीवेबल। अब इसको एज इट इज़ उठाकर नीचे ले आओ रेकन्सिलिएशन में, टोटल लीज रिसीवेबल, और इसमें क्या ऐड करना है, अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। जब आएगी तब देखेंगे, फ़िलहाल तो सवाल में है नहीं। ये हमारा बन गया क्रॉस इन्वेस्टमेंट का टोटल। इसमें से क्या लेस करते हैं जी, अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम या इंटरेस्ट इनकम, UEFI। जी बच्चों, लाइन से ऊपर ऊपर अर्न्ड हैं, अर्न्ड अर्न्ड, और नीचे अनअर्न्ड अनअर्न्ड अनअर्न्ड। दोनों तरीक़ों से ज़रा रिवाइज़ कर लें। सबसे पहले अनअर्न्ड को ऐड करके देख लेते हैं जी। अनअर्न्ड 2487, पर्चे में एक ही करना है, दोनों नहीं करके दिखाने के लिए, मुझे दोनों आते हैं। 2487 प्लस जो आसान लगे वो कर लेना, 1736 जिसमें टाइम बचे, 1736 प्लस 908 कितना आता है जी, कितना आता है 5131। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से भी निकालते ही चलें, और टोटल अनअर्न्ड निकलवाया आपने मुझसे ज़बरदस्ती 12 सिफर 92। इसमें से अर्न्ड को
माइनस कर दें तो बाकी क्या बच जाएगा, तो 12092 था, 12092 में से माइनस करें 3791 माइनस 3170। ठीक है जी, दोनों केसेस में आंसर सेम है। अब आप कहोगे इधर भी 3 इधर भी 3, फ़र्क क्या पड़ता है, दूसरा क्यों करवाया? भाई ये एक तरीका सिखा रहा हूँ मुश्किल सवालों के लिए, लेंथी सवालों के लिए, ये इफेक्टिव है बहुत, कि इसमें से आप टोटल में से अर्नड को माइनस करते हैं तो बाकी क्या बचता है, अनअर्नड। अच्छा जी, अब 30,000 में से 5131 माइनस करें, आंसर क्या आता है, 24, ये 24869 हमारी नेट इन्वेस्टमेंट होती है। ये लिख लूँ पहले, फिर मैच करते हैं, अल्लाह करे मैच हो जाए। और परिचय में ना हो तो परेशान नहीं होना, देख लेना, नज़र आ जाए ठीक है एक आध मिनट में, वरना आगे निकल जाना। तो ये मैच हो रहा है, ठीक है, सही है। ठीक है जी, पार्ट 2 शुरू करना है आपने, कर दें फिर।